काइनेमेटिक्स, रेक्टिलिनियर मोशन की बात करते हैं, है ना। पहले एक बच्चा हमको बताएगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैकेनिक्स। आप मैकेनिक्स पढ़ रहे हो ना, फिजिक्स को आप बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो पहला पार्ट है उसको मैकेनिक्स बोलते हैं। तो मैकेनिक्स कोई बच्चा डिफाइन कर सकता है मैकेनिक्स के बारे में, कोई बच्चा बता सकता? तो देखिए इसका डेफिनेशन देखिए क्या लिखा हुआ है। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द काउज एंड इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल, रिजिड बॉडी और डिफॉर्मेबल बॉडी, जिसको डिफॉर्म कर सकते हो, है ना। एक तो रिजिड बॉडी होता है, रिजिड बॉडी किसको बोलते हैं, सो पहले बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का मतलब होता है, सपोज कोई बॉडी तेरे पास है, आपके पास कोई बॉडी है, मान लो कोई बॉडी है, इस बॉडी का ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी हमारा है, ओके। और अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो डी है, तो आप इस पे कितना भी फोर्स लगाओ, इस पे कितना भी फोर्स लगा दो, आप इससे फोर्स लगा दो, इससे फोर्स लगा दो, ऐसे फोर्स लगा दो, ठीक है, इस तरफ फोर्स कितना ही फोर्स लगा दो, एफ, इधर से F1 F2 लगा दो, F3 लगा दो, F4 लगा दो, F5 लगा दो, बहुत सारे फोर्स लगा रहे हो। तो रिजिड बॉडी का मतलब होता है ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट, वो डिफॉर्म नहीं होगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रिजिड बॉडी। जैसे ये पेन हमारे पास है, अगर इसको इसको पेन को दबाएं, इस तरह से प्रेस करें, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है, इस टिप के और इस एंड के बीच का डिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट, इट विल नॉट चेंज, इसको बोलेंगे रिजिड बॉडी। सो रिजिड बॉडी का मतलब दो उसके बॉडी के किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे वट एवर फोर्स वी अप्लाई ऑन दैट बॉडी, उस बॉडी पे कितना ही फोर्स हम अप्लाई करें वो चेंज नहीं होगा, उस बॉडी को बोलते हैं रिजिड बॉडी, ठीक है। तो कोई पार्टिकल, एक पार्टिकल ले लो या कोई कोई आप रिजिड बॉडी ले लो, रिजिड बॉडी का डेफिनेशन यही है कि उसके दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस हमेशा मेंटेन रहेगा, चाहे हम कितना भी एक्सटर्नल फोर्स इस पे लगा दें वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट, सो रिजिड बॉडी बोलते हैं। एंड डिफॉर्मेबल बॉडी, डिफॉर्मेबल बॉडी का मतलब होता है उसके बीच का डिस्टेंस को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक रबर बॉल है, क्या ये रबर बॉल है, अभी रबर बॉल में क्या है, अगर मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये ए है और बी है, अगर तुम इधर से फोर्स लगाते हो, इधर से फोर्स लगाते हो, एफ एफ लगाते हो, मान लो एफ एफ लगाते हो, तो क्या होगा, ये किस देर के बाद इस तरह से डिफॉर्म हो जाएगा, ये इस तरह डिफॉर्म हो जाएगा, ये एफ है और ये भी एफ लग ही रहा है ना। ए और बी के बीच का डिस्टेंस, अगर हमारे पास D1 है और ये डिस्टेंस अब हो गया D2, ये हमारे पास ए, ये बी हो गया, हमारे पास D2 डिस्टेंस हो गया, सो D1 इज ग्रेटर देन D2, यानी कि इसके बीच का डिस्टेंस चेंज हो गया, इसको वही कहता है डिफॉर्मेबल बॉडीज, है ना। कोई रबर बॉडी हो गया, या मान लो तुम्हारे पास एक स्प्रिंग है, अगर स्प्रिंग तेरे पास है ना, ये बॉडी हो गया, इसको फोर्स इधर से लगाओ फिर इधर फोर्स लगाओ, तो क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा स्प्रिंग, क्या होगा, स्प्रिंग छोटा हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, इसका लेंथ छोटा हो जाएगा, है ना। इसके बीच का डिस्टेंस अगर हमारे पास ये पॉइंट P है और ये पॉइंट हमारा Q है, हमारा ये P हो जाएगा, ये Q है, P मीन्स लेंथ क्या होगा, चेंज हो गया, इसको डिफॉर्म कर सकते हो। सो वही कह रहा है कि मैकेनिक्स ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द काउज ऑफ मोशन, मतलब जैसे एक बॉडी है, एक बॉडी पे फोर्स लगाते हो ना, मान लो तेरे पास एक बॉडी है, ये बॉडी है, इस पे फोर्स लगाते हो तो ये बॉडी एक्सेलरेट करता है ना, एफ लगाते हो, फोर्स इज द काउज ऑफ मोशन यहाँ पे। तो इसके काउज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं कि जो फोर्स या रोटेशन, रोटेट भी कर सकता है कोई बॉडी, अगर मान लो तेरे पास एक रॉड है, इफ दिस रॉड इज हिंज अबाउट दिस पॉइंट, अगर इस पे तुम फोर्स लगाते हो, फोर्स बॉडी रोटेट करता है, कुछ देर के बाद बॉडी हमारे पास ऐसे हो जाएगा, कुछ देर के बाद ये बॉडी हमारे पास ऐसे हो जाएगा, कुछ देर के बाद ये बॉडी हमारा ऐसे हो जाएगा, है ना। तो बॉडी रोटेट कर रहा है, सो काउज ऑफ मोशन, चाहे ट्रांसलेशनल मोशन हो या रोटेशनल मोशन हो, कोई भी मोशन क्यों ना हो, सो उसको बोलते हैं काउज, वो रीजन है, मोशन होने का रीजन है, कारण है वो, ठीक है। और मोशन हो रहा में क्या पढ़ते हैं, उसका वेलोसिटी पढ़ते हैं, एक्सेलरेशन पढ़ते हैं, है ना, डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं, और उसकी वजह से वेलोसिटी वजह से फिर बहुत सारा चीज आता है, काइनेटिक एनर्जी आता है, बहुत सारा उसमें आता है, पोटेंशियल एनर्जी आता है। तो वही कहता है कि मैकेनिक्स इज द ब्रांच विच डील विथ काउज एंड इफेक्ट ऑफ मोशन, मोशन का जो इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ मोशन का मतलब क्या हुआ, मोशन है तो क्या हुआ, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी आ सकता है, उसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो सकता है, बहुत सारा चीज हो सकता है। तो ये कह रहा है कि काउज एंड, काउज कौन है, मोशन का काउज क्या है, कारण क्या है, फोर्स या टॉर्क, दीज आर द काउज ऑफ मोशन
जो कि उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, और एक्सेलरेशन के अगर वेलोसिटी को चेंज करेगा, वेलोसिटी की वजह से डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना, फिर वेलोसिटी की वजह से काइनेटिक एनर्जी उसमें गेन होगा, वही सारा चीज है। तो ये कह रहा है कि इफेक्ट काउज एन इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल रिजिड बॉडी और डिफॉर्मेस बॉडी इसी इटीसी, है ना। मैं इसको बोलते हैं मैकेनिज्म में, यही सब चीज पढ़ते हैं, क्लियर है, ठीक है बच्चा। तो मैकेनिज्म में क्या पढ़ते हैं हम, तो मैकेनिज्म में क्या पढ़ते हैं हम काउज एंड इफेक्ट ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं मैकेनिक्स में, यही चीज पढ़ते हैं। मीन्स मोशन क्यों हो रहा है और उस मोशन का इफेक्ट क्या है, मोशन के बारे में ही पढ़ते हैं। मोशन के बारे में पढ़ना, कॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ना, और उसका इफेक्ट के बारे में पढ़ना, ठीक है। उस ब्रांच को हम बोलते हैं मैकेनिक्स, और इस मैकेनिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है बच्चा, ये समझ में आ गया। दो पार्ट में, एक पार्ट में बोलते हैं काइनेमेटिक्स, दूसरे को बोलते हैं डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं बताओ। सो मैकेनिक्स क्या है समझ में आ गया। मैकेनिक्स में क्या पढ़ते हैं, मैकेनिक्स में किसी बॉडी या पार्टिकल के बारे में, उसके मोशन के बारे में पढ़ते हैं, कॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं, और उस मोशन की वजह से जो उसका जो इफेक्ट है उसके बारे में पढ़ते हैं। डन। नाउ इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है डायनामिक्स, दूसरा है काइनेमेटिक्स, है ना। बात समझ में आ रही है मयूर, क्लियर है। तो इस डेफिनेशन को नोट कर लीजिएगा। हमने रिजिड बॉडी भी बता दिया, और एक जो हमारे पास डिफॉर्मेबल बॉडी उसके बारे में बता दिया। एक पार्टिकल है तो पार्टिकल को क्या डिफॉर्म करे, वो तो पॉइंट मास हो गया, ठीक है। नाउ दूसरा आपके पास हो गया काइनेमेटिक्स हो गया एक पार्ट, और दूसरा हमारे पास क्या है, डायनामिक्स है, ठीक है। डायनामिक्स या काइनेटिक्स, डायनामिक्स से दूसरा हम काइनेटिक्स भी है। तो पहले काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स में डिफरेंस है, ठीक है बच्चा। तो मैकेनिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, ये काइनेमेटिक्स में, और दूसरा डायनामिक्स में डिवाइड किया गया। अब काइनेटिक्स के बारे में पढ़िए, क्या पढ़ते हैं देखिए क्या। साइंस ऑफ मोशन और ब्रांच ऑफ द मैकेनिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट गोइंग इनटू द कॉज ऑफ मोशन। मतलब वो मोशन क्यों हो रहा है उसमें नहीं जाना है। जो काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, क्या डील करता है, डील विद द स्टडी ऑफ मोशन, सिर्फ और सिर्फ मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। मोशन के बारे में स्टडी क्या हुआ, मोशन से क्या क्या रिलेटेड हो गया आपको। एक तो हमारे पास हो गया एक्सेलरेशन पहला, दूसरा क्या हो गया वेलोसिटी, तीसरा क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, और वेलोसिटी एंड स्पीड, ये सॉरी स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, ए एक्सेलरेशन हो गया, ये एस क्या होगा हमारे पास, एस अगर डिस्टेंस लेते हो तो डिस्प्लेसमेंट ले लो, है ना। इसी सब के बारे में पढ़ते हैं ना। और तीसरा हमारे पास टाइम से रिलेटेड होता है, चौथा चीज कितना टाइम में ये सारा चीज हुआ, इतना ही चीज के बारे में पढ़ते हैं, इतना ही हमारा रिलेशन हमारा यहाँ पे होगा। हमारा क्या क्या है, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ते हैं, एक्सेलरेशन क्यों हुआ उस बारे में नहीं पढ़ते हैं। एक्सेलरेशन क्यों हुआ जिसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ते हैं, एक्सेलरेशन क्यों होता है, वो हो गया काउज, व्हाई देयर इज एक्सेलरेशन ऑन द बॉडी, वो हो गया काउज, तो उसके बारे में नहीं पढ़ते। काइनेमेटिक्स में सिर्फ पढ़ते हैं कि हमारे पास एक्सेलरेशन है बॉडी का। अब एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है, क्यों वेरी कर रहा है उसके बारे में मतलब नहीं है, बस वेरी कर रहा है, या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, उस बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस एक्सेलरेशन उसके बारे में नहीं पढ़ते। फिर वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं, या स्पीड के बारे में, या वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं, या तीसरा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ते हैं, और टाइम से रिलेटेड ये सारा चीज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम के रेस्पेक्ट में पढ़ते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे चार ही पैरामीटर होता है। कौन कौन पैरामीटर होता है, चार वेरिएबल है। कौन कौन हमारे पास है, एक हो गया एक्सेलरेशन, दूसरा क्या हो गया वेलोसिटी, तीसरा क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट एस, और चौथा क्या हो गया, चौथा पैरामीटर टाइम है। सो इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही चार चीज मिलेगा और कोई पांचवा चीज आपको नहीं मिलेगा, इतना ही से रिलेटेड है हमारा यहाँ पे। काइनेमेटिक्स में इतना ही चीज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। हमारे पास एक्सेलरेशन दिया हुआ, ठीक है भाई, वेलोसिटी भी होगा उसमें, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस भी होगा, वेलोसिटी या स्पीड, है ना, वेलोसिटी या स्पीड जो भी है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस होगा, और टाइम। ओके, टाइम तो स्केलर क्वांटिटी है हमारा। तो इतना सारा चीज ही इसमें होगा और कुछ नहीं होगा। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, नाउ अभी हमारे पास क्या है, वेलोसिटी वेक्टर और स्केलर, स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस क्या है स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट क्या है वेक्टर, पढ़ेंगे अभी, पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो जो काइनेमेटिक्स है, काइनेमेटिक्स में हम इसी के बारे में पढ़ते हैं, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ते हैं, वेलोसिटी, डिस्टेंस ट्रेवल या डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ते हैं, और टाइम, बस और कुछ नहीं। उस वेलोसिटी का रीजन मींस उस एक्सेलरेशन का रीजन क्या है, कोई भी बॉडी रेस्ट पे है, वो वेलोसिटी गेन कर लिया, उस क्यों गेन किया, उसको कौन गेन करवा रहा है, उसके बारे में नहीं पढ़ते। मींस काउज ऑफ मोशन के बारे में नहीं पढ़ते, ठीक है बच्चा। वही कर रहा कि स्टडी
ऑफ मोशन विदाउट गोइंग इनटू काउज ऑफ मोशन, दैट इज फोर्स या टॉर्क। क्योंकि फोर्स और टॉर्क ही तो मोशन होने का कारण है, मोशन वही करवाएगा ना। एक गाड़ी खड़ी है या एक बच्चा खड़ा, वो चलना शुरू किया, कैसे चलना शुरू किया? तो उस पर फोर्स लगता है। कौन फोर्स लगाता है? अगर खुद दौड़ना शुरू किया तो सरफेस फोर्स लगाता है। सरफेस किधर फोर्स लगा रहा होगा? बच्चा चलना शुरू करता है, दौड़ना, एक तो बच्चा ऐसे खड़ा है, यहाँ पे जमीन पे खड़ा है, जब जमीन पे खड़ा है ऐसे, तो इस पर नॉर्मल फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स नीचे एमजी लगेगा। बट जब दौड़ना शुरू करता है तो देखो बच्चे का जो पैर होता है ना, पैर बच्चे का ऐसे हो जाता है ना, ऐसे पैर होता है बच्चे का। तो ये जमीन को ऐसे पुश करता है, ये जमीन को ऐसे पुश करता है, जमीन इस पे नॉर्मल ऐसे फोर्स लगाता है, ऐसे नॉर्मल फोर्स लगाता है। इस नॉर्मल का एक कंपोनेंट ये होता है, दूसरा कंपोनेंट ये, इस नॉर्मल का एक कंपोनेंट ये, दूसरा कंपोनेंट, इस कंपोनेंट की वजह से, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से बच्चा वो दौड़ता है, सड़क पे दौड़ पाता है। ठीक है, अब जो बच्चा नहीं पढ़े हैं ये सब चीज उनको पढ़ाया जाएगा। बट आप जो दौड़ते हो, जब जमीन को पुश करते हो, पैर देखो पुश करते हो पैर को, तो पैर का एक कंपोनेंट, फोर्स का एक कंपोनेंट पैरेलल टू द सरफेस होता है, दूसरा परपेंडिकुलर होता है। तो पैरेलल टू द सरफेस की वजह से आप दौड़ पाते हो। अगर स्मूथ सरफेस है तो नहीं चल पाओगे। स्मूथ सरफेस जिसे चिकना, जिसे फिसलाहट भरा होता है ना, वहां पे नहीं चल पाते होगे, आप स्लिप कर जाते होगे। ठीक है, तो वही है फोर्स एंड टॉर्क, यही दो चीज हमारे पास है मोशन का रीजन। तो उसके बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ और सिर्फ इसी सब के बारे में पढ़ते हैं। क्लियर है बच्चा? सो काइनेमेटिक्स का मतलब ये हुआ। और डायनामिक्स में क्या पढ़ते हैं? सो देखिए, डायनामिक्स में क्या पढ़ते हैं? ब्रांच ऑफ मैग्नेटिक्स विच कंसर्न अबाउट द काउज, दैट इज फोर्स एंड टॉर्क, है ना, दैट काउज द मोशन ऑफ द बॉडी, जिसकी वजह से जो मोशन होने का कारण है, रीजन है। ठीक है, जो जिसकी वजह से मोशन हो रहा है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है बच्चा, तो जिसकी वजह से एक्सेलरेशन हो रहा है, जिसकी वजह से, चाहे एंगुलर एक्सेलरेशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो या रेडियल एक्सेलरेशन हो, है ना, या एंगुलर एक्सेलरेशन हो, जो भी एक्सेलरेशन हो, है ना। टॉर्क की वजह से हमारे पास क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। और फोर्स की वजह से टेंजेंशियल या लीनियर एक्सेलरेशन होता है। तो जो भी हो एक्सेलरेशन, बट कारण तो यही दोनों है ना। जैसे पंखा, पंखा कौन रोटेट कर रहा है? टॉर्क की वजह से रोटेट कर रहा है वो। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं अलग ब्रांच, इसको बोलते हैं डायनामिक्स बोलते हैं। ओके, तो डायनामिक्स का डेफिनेशन आ गया आपको? क्या पढ़ते हैं डायनामिक्स में? ये सब समझ में आ गया सारे बच्चे को? ये सब स्कूल में तुमको काम देगा, स्कूल में पूछेगा। मैं इसलिए डेफिनेशन लिख कर आया हूं, नहीं तो हम डिस्कशन बताते नहीं, सिर्फ बोल देते और भाग जाते आगे। लिख कर लाया हूं इसलिए कि आपको लिखने में आसानी हो। मीन्स एक स्कूल में जो किताबी लैंग्वेज टीचर पूछता है, लैंग्वेज अपना होना चाहिए, बट वो चीज आपको समझ में आए, फिर आप लिख सको एग्जाम में। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं मोशन एंड रेस्ट। मोशन एंड रेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, ये क्या है? कोई बच्चा बता सकता है इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? ये सारा डेफिनेशन आपको स्कूल में काम आएगा, पढ़ लीजिए क्या पढ़ते हैं। मोशन इज कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। कोई बॉडी मूव कर रहा, कोई बॉडी मूव कर रहा है, जैसे ये गाड़ी है, अब ये गाड़ी है, ये मूव कर रहा, अब मूव कर रहा है, इसको कोई देखेगा तब तो वही बताएगा ना कि मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा, है ना। तो एक ऑब्जर्वर होता है, एक हमारा होता है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कहीं बैठा हो सकता है, एक होता ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जर्वर इसके मोशन का स्टडी करता है। अब इसके रेस्पेक्ट में, चूंकि देखो मोशन है एक रिलेटिव टर्म है, मोशन क्या है? एक रिलेटिव टर्म है। जैसे ऐसे सोचो, आप अर्थ पे हो, है ना, अर्थ पे, अर्थ के रेस्पेक्ट में आप रेस्ट पे हो ना, लेकिन कोई बंदा अर्थ से ऊपर कोई सैटेलाइट में बैठा हुआ है, स्पेस में या प्लेन में बैठा हुआ है। प्लेन तो अर्थ पे नहीं है ना, अर्थ एटमॉस्फेयर में है वो, ठीक है मानता हूं। तो अर्थ एटमॉस्फेयर में ही है, बट अर्थ पे तो नहीं है ना। अब अर्थ एटमॉस्फेयर से, अर्थ से देखता है, प्लेन से देखता है, तो उसको क्या दिखता है? नीचे गाड़ियां चल रही हैं, घर भी चल रहा है, उसके रेस्पेक्ट में घर चल रहा। वैसे एक घर से बैठ करके दूसरे घर को देखो तो रेस्ट पे रहेगा, है ना। तो घर तो वही है, घर वही है ना बच्चा। मान लो कि हम यहाँ से चारवी का घर देखते हैं, तो चारवी के घर मेरे घर से यहाँ से क्या रेस्ट पे दिखाई देगा। लेकिन चारवी के घर को हम अगर देखते हैं, प्लेन से देखते हैं, तो प्लेन से चारवी घर मूव करता हुआ दिखेगा, या चारवी के घर से प्लेन को देखते हैं तो प्लेन भी मूव करते हुए दिख रहा है। तो ये रिलेटिव टर्म है कि किसी को कहां से देख रहे हो, ये ऑब्जेक्ट को कहां से देख रहे हो वो डिपेंड करेगा। ये मोशन में, ये रेस्ट पे है, वो डिपेंड करेगा कि हो सकता है किसी के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे हो। अगर इसी में बैठा हुआ, गाड़ी में बैठा हुआ एक आदमी है, उसे पूछो भैया मोशन में, या नहीं, बोलेगा मोशन में नहीं है, क्योंकि उसके रेस्पेक्ट में मूव भी नहीं कर रहा। बट यहाँ पे खड़ा हुआ आदमी से देखोगे, पूछेगा हाँ मोशन में है। अगर मान लो 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा, तो बोलेगा, ये आदमी बोलेगा मोशन में है भाई, है ना। तो मोशन जो है ये एक रिलेटिव टर्म है।
वो किसी के रेस्पेक्ट में होता, वो एब्सोल्यूट तो हो ही नहीं सकता, वो किसी के, वो रिलेटिव है, ठीक है, रिलेटिव है सारा कुछ। तो वही कहता है कि क्या करा कि मोशन इज द कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर का कंबाइंड प्रॉपर्टी है, इसके रेस्पेक्ट में उसका क्या मोशन है ना। अगर मान लो इसी में बैठा हुआ, ऐसे सोचो कि ट्रेन में बैठा हुआ, आगे वाला सीट और पीछे वाला सीट पे, तो ट्रेन में ही बैठा हुआ दो आदमी के रेस्पेक्ट में, दो आदमी ए और बी बैठा हुआ है, एक रेस्पेक्ट में जो बी आदमी है, ट्रेन के रेस्पेक्ट क्या है, रेस्ट पे है, और कोई आदमी प्लेटफॉर्म पे खड़ा, प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में दोनों मूव कर रहा है, तो रिलेटिव कंबाइंड प्रॉपर्टी हो गया ना वो। सो कह रहा कि देयर इज नो मीनिंग ऑफ रेस्ट और मोशन विदाउट द ऑब्जर्वर। ऑब्वियस बात है, अगर ऑब्जर्वर ही नहीं है तो रेस्ट है में या मोशन में है, उसका कोई मीनिंग क्या है, दिस इज मीनिंगलेस। क्योंकि कोई स्टडी करने वाला तो होना चाहिए ना, ठीक है बच्चा। तो वही नथिंग इज एब्सोल्यूट इन एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन। तो बता चुके हम कि कोई भी चीज एब्सोल्यूट रेस्ट पे नहीं है या एब्सोल्यूट मोशन में नहीं है। जैसे हमने कहा 4 बीघा घर हमारे रेस्पेक्ट में क्या रेस्ट पे है, चूंकि मेरा घर रेस्ट पे है, हमने रिलेटिव लिया, मेरा घर रेस्ट पे क्यों लिया, हमने अर्थ को ही लिया, यहाँ सराउंडिंग जो फील्ड है उसके रेस्पेक्ट में हमने कहा वो रेस्ट पे, उसके रेस्पेक्ट में हमने कहा रेस्ट पे, तो मेरे घर के रेस्पेक्ट में वो है, बट उसका घर है। बट अगर हमने कहा कि नहीं हम प्लेन से स्टडी करते हैं तो चेंज हो गया ना। तो सब रिलेटिव टर्म है, आप किसके बारे में स्टडी कर रहे हो। या दूसरे प्लेनेट से देखोगे, अर्थ, चूंकि अर्थ ही मूव कर रहा है तो अर्थ पे बैठा हुआ हर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, पेड़ भी मूव कर रहा होगा, समुद्र भी मूव कर रहा होगा, है ना। तो ये सारा रिलेटिव टर्म है, ठीक है बच्चा। तो ये है कि एब्सोल्यूट तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई भी चीज ना एब्सोल्यूट जीरो रेस्ट पे है ना एब्सोल्यूट मोशन में है, वही यहाँ पे बता रहा, ठीक है। नाउ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ऑब्वियस वही तो हम डिस्कशन कर रहे हैं। इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, अगर ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो रहा है, जैसे अभी फ्लाइट हमारे घर के ऊपर है तो मेरा घर उसके सामने है, फ्लाइट कुछ देर के बाद कहीं और चला गया तो ऑब्जर्वर उसके रेस्पेक्ट में मेरा घर का डिस्टेंस बढ़ गया, चेंज हो रहा, टाइम के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो रहा है ना। तो वही है, इट में हैपन बाय बोथ वे, आइदर ऑब्जर्वर मूव्स और ऑब्जेक्ट मूव। बात सही है, वही बात है, क्लियर है बच्चा। तो रेस्ट एंड मोशन में आपका यही है, इसी के बारे में पढ़ते हो आप, सारा कुछ क्लियर है सारे बच्चे, कोई दिक्कत है इसमें। अब बात करते हैं रेक्टिलिनियर मोशन के। रेक्टिलिनियर मोशन इज द मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन और इन वन डायमेंशन। अब डायमेंशन तो मैं पढ़ाया ही नहीं हो, है ना, तत्काल समझ लो एक ही डायरेक्शन में। इट डील्स विद द काइनेमेटिक्स ऑफ अ पार्टिकल इन वन डायमेंशन, मींस एक डायरेक्शन, आप समझ लो वन डायरेक्शन, आइदर एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में या जेड एक्सिस में। या अच्छा एक बात बताओ, बोलो बच्चा, मैं कुछ एक सिचुएशन लेता हूं, बताओ, हमने इसको कह दिया एक्स एक्सिस, इसको कह दिया वाई एक्सिस, इसको कह दिया जेड एक्सिस, ठीक है बच्चा। ये चीज कितना बच्चा समझ रहा, हमने कहा एक पार्टिकल है, ठीक है, जो कि इधर जा रहा 5 मीटर पर सेकेंड से। अब बताओ इसको रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे या नहीं कहेंगे। अब हमने कहा चलो दूसरा पार्टिकल है जो कि इधर जा रहा, ये जा रहा 10 मीटर पर सेकेंड से, वाई एक्सिस के पैरेलल जा रहा, अलोंग वाई एक्सिस जा रहा, इसको रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। कहा ये तो वाई डायरेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा, वाई डायरेक्शन एक स्ट्रेट लाइन है, क्या है, अलोंग स्ट्रेट लाइन। क्या वाई एक्सिस स्ट्रेट लाइन नहीं है। अब बताओ, इसको पकड़ो ना, इसको पकड़ो, की वर्ड यही है, दिस योर की वर्ड। अब बताओ ये जो पार्टिकल बी है ग्रीन वाला, ये बी है, ये रेक्टिलिनियर मोशन में है या नहीं है राधिका, यस और नो। चलिए तीसरा पार्टिकल लेते हैं, और तीसरा पार्टिकल हमने कहा ये है, ये जेड एक्सिस के चलो चल रहा 15 मीटर पर सेकंड से, ओके। ये पार्टिकल सी है, ये ए था, बोलो सी रेक्टिलिनियर मोशन में है या नहीं है, यस सर। अच्छा अब एक काम करते हैं, हम फिर से एक्सिस बनाते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। सपोज कर लो हमारे पास एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल जा रहा है ऐसे, इस लाइन के लॉन्ग जा रहा है, ये पार्टिकल हमने कहा पी है पार्टिकल,
है ना, इसे एक्स वाई दोनों चेंज हो रहा है। मान ले ये कॉपी है ना, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, ऊपर जेड एक्सिस हो गया, है ना। एक ऐसे जा रहा, बीच से जा रहा, मतलब ऐसे जा रहा, ऐसे, समझ रहे हो, ऐसे। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस होता हमारा, ये तो ऐसे जा रहा। अब बताओ रेक्टिलिनियर मोशन है या नहीं है, बोलो। है, ये है ना, क्योंकि यह एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, क्योंकि एक लाइन है, क्या एक लाइन है, ये इस लाइन पे जा रहा, एक स्ट्रेट लाइन है, और क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन। ये दूसरी बात है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों चेंज हो रहा है यहाँ पे। हम कहेंगे इसको एक्स को वाई नहीं, हमने कहा चलो इसी को एक्स डायरेक्स एक्सिस ले लिया, इसको हम ले लेंगे वाई डायरेक्स एक्सिस। वो तो एक्स है, और जो एक्सिस कोऑर्डिनेट जो हम एज्यूम करते हो तो हमारा रिलेटिव है ना, वो हम पे डिपेंड करता है ना, हमने किसको एक्स एक्सिस माना है। तो सिर्फ एक्स एक्सिस के लॉन्ग जाना कोई मतलब थोड़े, हम कह रहे हैं स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं। हमारे पास स्ट्रेट लाइन पे भी जा सकता है, हमारे पास इस लाइन पे भी जा सकता है मोशन, हमारे पास ऐसे भी जा सकता है, इस लाइन पे भी जा सकता है पार्टिकल, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, स्ट्रेट लाइन में हो, स्ट्रेट लाइन। कोई जरूर कि एक्स वाई प्लेन, एक्स एक्सिस के पैरेलल या वाई एक्सिस के पैरेलल या जेड एक्सिस पैरेलल नहीं, एक स्ट्रेट लाइन कैसे भी जा सकता। क्लियर है बच्चा, बात समझ में आई। सो इसको पकड़िए, इसको पकड़ करके, दिस इज योर कीवर्ड। तो रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब हमें यह देखना है कि क्या वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है या नहीं जा रहा, कितना कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है उसे मतलब नहीं है। ओके, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, सिंगल डायमेंशन, एक स्ट्रेट लाइन। हम तो बेटा डायमेंशन तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट तो हमारे मर्जी है ना, वो तो रिलेटिव टर्म है ना बच्चा। हमने एक बच्चे ने कहा कि हमने इसको ले लिया एक्स एक्सिस, इसको वाई, इसको जेड एक्सिस ले लिया। दूसरा बच्चा कहना मैं ऐसे लूंगा, तीसरा बच्चा मैं ऐसे लूंगा। मर्जी है ना, वो तो रिलेटिव टर्म, वो तो हम एज्यूम करते हैं ना, वो तो हम पे डिपेंड कर रहा है कि हम किसको एक्स एक्सिस लें। एक बच्चा कहना है मैं इस लाइन के को इधर जा रहा पार्टिकल, इसको हमने एक्स एक्सिस ले लिया, कोई गलत नहीं है ना, ठीक है। तो जो एक्सिस है वो तो रिलेटिव टर्म है, एब्सोल्यूट थोड़े। भगवान लिखकर थोड़े बना दिया कि इसको इस खंभा को बोलेंगे एक्स डायरेक्शन बोलेंगे, इसको वाई, इसको जेड, ऐसा थोड़े। वो तो हमने एज्यूम किया ना, हम कैसे भी एज्यूम कर सकते, मर्जी है, बाप का राज है मेरा। ठीक है बच्चा, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या, दिस इज रेक्टिलिनियर मोशन, एक स्ट्रेट लाइन। नाउ अब एक चीज देखो, एक बच्चा देखो, अब देखो, मान लो हमारे पास तुम्हारा घर है, तुम घर को विजुलाइज करो, घर के में कितना डायगोनल होता है बता। हम बात करते हैं एक 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 लाइन में चले, किधर जा रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्शन थोड़े वहां कहा गया, एलोंग स्ट्रेट लाइन कहा गया, एक स्ट्रेट लाइन में चले, वो डायरेक्शन से मतलब नहीं है। अगर मान ले तेरे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, अगर, और मान लो तुम्हारे पास, तुमने कहा ये जेड एक्सिस तेरा, ये जेड एक्सिस है, कोई पार्टिकल आ रहा, इधर आ रहा, इधर आ रहा, तभी एक लाइन में, एक लाइन के अकॉर्डिंग चल रहा। अगर ऐसे चल रहा वाई, ऐसे चल रहा, एक लाइन के अकॉर्डिंग चल रहा। अगर ये पार्टिकल ऐसे जा रहा टुवर्ड्स द सेंटर, एक लाइन में जा रहा है ना, तो रेक्टिलिनियर का मतलब क्या, स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन, सॉरी एक स्ट्रेट लाइन ये होगा, along a straight line। ये कीवर्ड तेरा, दिस इज योर कीवर्ड, इसको पकड़ो। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, एक क्वेश्चन पूछता हूं। मान ले ये तेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये तेरा घर है, रूम है, क्यूबिकल रूम, क्यूब वाइट है मान ले। अब बताओ बच्चा, मैं लूंगा, अगर मान ले कोई बच्चा यहां से यहां चल रहा, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक चल रहा, बताओ रेक्टिलिनियर मोशन है या नहीं है,
है ना, कोई भी फेस डायगोनल की तरफ चले, कोई भी फेस डायगोनल की तरफ चले, है ना, कैसे भी चले वो रेक्टिलिनियर मोशन है, एक लाइन में चल रहा है। नाउ एक तो अगर हमारे पास हो गया एज, ये सारा एज के अकॉर्डिंग चले, या फेस डायगोनल चले। फेस डायगोनल कितना हो सकता है, हमने कहा मान ले 1 हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से हमारे पास है। तो हमारे पास देखो 1 2 3 4 एक फेस हो गया, है ना बच्चा। नाउ देखो 2 3 7 8 एक फेस हो गया, ये फेस हो गया। ऐसे चले एज के अकॉर्डिंग या किसी डायगोनल के अकॉर्डिंग चले, है ना। एक डायगोनल भी एक स्ट्रेट लाइन, देखो डायगोनल का ये स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग जा सकता है ना बच्चा। नाउ एक बच्चा कहना नहीं मैं ऐसा नहीं देखूंगा, वो बच्चा कहेगा कि मैं ऐसे देखूंगा। देखो ये क्या हो गया, वो बच्चा कहेगा 1 से 8 चलता, 1 से 8 क्या होगा, बॉडी डायगोनल हो गया। 1 से 8 दिख रहा है आपको कि बॉडी डायगोनल है कि नहीं है ना। तो ये 3, ये क्या है, ये एक्स एक्सिस भी तो चेंज हो रहा, वाई और जेड भी चल रहा है ना, ऐसे कहोगे तो बच्चा कहेगा तो 3 डायमेंशन हो गया। बच्चा कहेगा एक्स में चेंज हो रहा, वाई भी चेंज, जेड भी चेंज हो रहा। नो, दिस इज 1 डायमेंशन स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा। हम इसी को एक एक्सिस ले लेंगे, हम यहां मान लिया ना, हम कहेंगे नहीं इसको नहीं मानेंगे, क्योंकि वो तो मान लो कोई चींटी उड़ा, यहां से उड़ा और यहां से यहां पहुंच गया, यानी कि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है ना। आपके रूम के एक नीचे वाला कॉर्नर से टॉप कॉर्नर बॉडी डायगोनल की तरफ बॉडी चला, आपको हो गया ये तो तीनों डायमेंशन में चेंज हो रहा, तीनों डायरेक्शन में एक्स भी चेंज हो रहा, वाई और जेड एक्सिस, ऊंचाई भी गेन कर रहा और एक प्लेन में जा रहा है ना। तो आपको लगेगा कि 3 डायमेंशन में जा रहा है ये तो, है ना। नो, बॉडी डायगोनल है, बॉडी डायगोनल, डायगोनल एक स्ट्रेट लाइन होता है, एक लाइन है, मानते हो ना, ठीक है, क्लियर है। तो क्या हो गया हमारा, वो हो गया हमारा स्ट्रेट लाइन, मीन्स रेक्टिलिनियर मोशन मीन्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। अब आ गया समझ में स्ट्रेट लाइन कैसे पकड़ेंगे, कैसे देखना है। सो सारे बच्चे का क्लियर है फंडा, रेक्टिलिनियर का मतलब क्या होता है, अब आप समझ गए ना। ये मत समझना कि हमारे पास ऊंचाई भी गेन कर रहा है, अरे एक लाइन में जा रहा है कि नहीं जा रहा, ठीक है। चलो अब बता, अब मैं क्वेश्चन चेंज करता हूं। मान ले हमारे पास ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ओके। अब मान लो देखो गाना, ये अमिताभ बच्चन और गोविंदा का पिक्चर था, तुम्हारे पिताजी देखोगे पूछना ना, ये गाना था ना, जिसका बड़ा भाई हो शराबी, छोटा पिए तो क्या होगा खराबी, और बड़ा झूम झूम का ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे करके चलता है ना। तो वो बंदा यहाँ से चलता है घर से, नहीं ये उसका है, क्या है ये, उसका मैं खाना है, मैं खाना समझते हो, मैं खाना, पब समझते हो ना, पब अभी अंग्रेजी में पब बोलते हैं, ठीक है, पब तो समझते होगे तुम लोग, है ना, प्रकृति मिश्रा पब ठीक है। तो पब, पब में गया पबजी खेलने, सो ओके, ये पब से कोई एक आराम से आया, खेल खाल करके आराम से घूमते फिरते यूं यूं करते करते सड़क पे घूमते घूमते आया। अब बताओ ये आ गया घर, उसकी बीबी डंडा लेकर खड़ी है घर में, घर को मान लो ओरिजिन। अब बताओ इसका क्या, इसको क्या कहेंगे, ये रेक्टिलिनियर मोशन है या नहीं है, मतलब कितने डायमेंशन में है ये, एक डायमेंशन नहीं रहा। इसको एक लाइन स्ट्रेट लाइन से नहीं दिखा सकते, इसको एक प्लेन से दिखा सकते, इन ए प्लेन, ओके। सो 2 डायमेंशनल मोशन हमेशा क्या होता है, एक प्लेन में होता है। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, वो क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन में होता है, एक स्ट्रेट लाइन है, ये कर्विलिनियर हो गया, ये कर्व हो गया, जहां कर्व होता है, अगर वो कर्व जिस कर्व हमेशा एक प्लेन में लाई करेगा, मान लो एक कर्व है, ठीक है, किसी प्लेन में होगा, तो कर्विलिनियर मोशन एक कर्व की बात करते हैं, है ना, वैसे घूमते घूमते आया, है ना, वो क्या हुआ 2 डायमेंशनल मोशन हो गया, 2 डायमेंशन, ठीक है। अब मान लो कोई बच्चा वो कहा कि नहीं हम घूम घूम कर जाएंगे, ऐसे जाएंगे, चक्कर गोल चक्कर मार मार कर आ गया, फिर कहीं पे यहां से चला, देखा घर पहुंचे, ऐसे आया, देखा बीबी डंडा लेकर बेलन लेकर खड़ी है, खिड़की से देख लिया, है ना, बीबी यहाँ उसका घर यहाँ पे है, खिड़की से देखा, फिर भाग गया यहीं पे पबजी खेलने के लिए पब में, ठीक है, ठीक है, पबजी के साथ साथ कुछ और भी हो रहा होगा। तो फिर ये क्या हो गया, एक तरह से सर्कुलर पाथ हो गया। अभी क्या हो गया, ये एक 1 डायमेंशन या 2 डायमेंशन बताओ, एक प्लेन है,
सर्किल एक प्लेन हो गया, सर्किल एक प्लेन हो गया, कर्विलिनियर मोशन हो गया, टू डायमेंशन मोशन हो गया। इसको एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, है ना? ठीक है बच्चा। तो जहां कर्विलिनियर हो गया वो रेक्टिलिनियर नहीं रहा। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे टू डायमेंशन, 2D, टू डायमेंशनल मोशन कहेंगे। ठीक है। अब आप एक बच्चा क्या किया, एक बच्चा क्या किया, यहां पे मान लो ये है एक बच्चा है निलय, है ना, और निलय का दोस्त, नीले का दोस्त ने फुटबॉल में मारा किक टक, और फुटबॉल आया नीले के पास, यहां पे पास दिया। ठीक है। तो ये जो फुटबॉल को जो पाथ है, दिस इज द पाथ ऑफ फुटबॉल, ये पाथ है ना, यहां पहुंच गया। अब बोल बोल बच्चा, ये फुटबॉल का पाथ क्या है, कौन सा मोशन है? रेक्टि कर्व में है, कर्वलिनियर मतलब टू डायमेंशनल। ठीक है, ये वन डायमेंशनल नहीं है, मींस रेक्टिलिनियर नहीं है, एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन में नहीं है ये। तो इसको एक प्लेन, एक प्लेन, जहां पे एक प्लेन की बात आती है, जहां एक प्लेन की बात आती है, प्लेन, प्लेन, मैं प्लेन की बात कर रहा हूं। ठीक है, जहां एक प्लेन की बात आती है वो क्या हो गया हमारा, क्या हो गया, उसके पाथ को एक प्लेन में हम डाल सकते हैं, उसको कर्वीलिनियर कहेंगे। ठीक है, टू डायमेंशन कहेंगे उसको। ये बात समझ में आ गई? हेलो, ओके। अब बात आ गई थ्री डायमेंशनल मोशन की, बात आ गई। अब थ्री डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या हुआ? थ्री डायमेंशनल मोशन का मतलब होता है जिससे हमारे पास, मान लो ये देखो स्विंग करता है कोई चीज, जैसे देखो ना, मान लो यहां से कोई उड़ा, उड़ा फिर ऐसे भी जा रहा और यूं यूं घूमते घूमते भी जा रहा है ना, यूं यूं जा रहा है घूमते, मीन्स उसको एक प्लेन को नहीं, प्लेन में नहीं दर्शा सकते हो आप, उसको एक प्लेन में नहीं कर सकते। ऐसे समझो ना, ऐसे समझो कि आपका मेढक है, मेढक को देखो, फ्रॉग, 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 फ्रॉग ऐसे ऐसे भी जाता, मान लो स्ट्रेट भी जाता, इधर भागते हुए ऊपर भी जा रहा, मीन्स एक प्लेन में रोड पे भी जा रहा है, ऐसे ऐसे घूमते घूमते तेरा मेरा भी जा रहा और जंप भी कर रहा। मतलब इसको कैसे दिखाओगे आप ऐसे दिखा दो, ऐसे, मतलब ऐसे दिखा दो कि वो बंदा यू प्लेन में तो जा ही रहा है, साथ ही साथ वो जंप कर रहा, वो जंप करके फिर यू आ गया, वो जंप किया, जंप किया फिर आ गया, फिर यूं यूं दौड़ रहा, फिर जंप किया, दौड़ते रुक भाग रहा, उछल उछल के भाग रहा, उछलता फिर ऐसे यूं यूं भागता है। ठीक है, आप समझ रहे हो बात को? जैसे हिरन को देखो, हिरन को जब चेज करता है ना टाइगर या कोई भी लेपर्ड चेज करता है, तो हिरन भागता है सीधे, ऐसे भी टेढ़ा मेढ़ा भी भागता है, और ऊपर की तरफ जंप भी करता है। तो एक प्लेन में भी भाग रहा और ऊपर भी जा रहा है ना, तो क्या होगा, एक प्लेन में जा रहा तो कर्विलिनियर हो गया, और फिर ऊपर भी भागा, यानी क्या हो गया, एक प्लेन में नहीं दर्शा सकते उसको, उसको वी कैन नॉट रिप्रेजेंट इन अ प्लेन, है ना, मानते हो? आप ऐसे सुनो, हर्डल हर्डल रेस हो, हर्डल रेस होता है ना, हर्डल रेस, मान लो कि आपके पास एक प्लेन में गोल बना हुआ है और उस पे बीच बीच में हर्डल दे दिया, तो सीधे दौड़ता भी है, यूं यूं गोल चक्कर भी मार रहा और हर्डल उच उच जंप भी करता है ना? क्लियर है बच्चा? अब ऐसे सोचो, आपके पास एक ट्रैक है, एक रोड है, सर्कुलर रोड है, उस पर गाड़ी चल रही है, उस पर जर्क बना हुआ, जर्क, तो गाड़ी तो सर्कुलर प्लेन पे चलता ही, लेकिन जर्क की वजह से ऊपर भी उठ जाता हमारा, तो उसके मोशन को एक प्लेन में नहीं दिखा सकते आप, स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, एक प्लेन में होता, अगर प्लेन भी नहीं है, चूंकि ऊपर ही उठ रहा है बंप की वजह से, है ना, बंप की वजह से, है ना, जैसे नाव है, अब नाव जब समुद्र में जब चलता है, ये आपका बोट जब चलता है समुद्र में, तो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहा, मान लो घूमते 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 घुमा जा रहा है और बंप आता है, उसको ऊपर भी उठाता है ना, तो कितने डायमेंशन में होगा ये कितना डायमेंशन हो गया? सो दिस इज थ्री डायमेंशनल मोशन। क्लियर है? अब समझ लोगे ना आप थ्री डायमेंशनल का मतलब क्या होता है ना, एंड टू डायमेंशनल का मतलब क्या होता है, जिसको हम एक प्लेन में कर सकते हैं, टू डायमेंशनल हो गया, और वन डायमेंशन मीन्स रेक्टिलिनियर मोशन क्या होगा, जिसको एक स्ट्रेट लाइन से दिखा सकते हैं, उसको स्ट्रेट, है ना, तो उसको रेक्टिलिनियर का मतलब ये होता है। आ गया समझ में सारे बच्चे को? सो वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन का विजुअलाइजेशन ब्रेन में सेट हो गया सारे बच्चे का? पक्का? पक्का? चलिए चलिए, अब देखो, अब आता है पोजीशन की बारी आती है। पोजीशन, चलिए मैं आपको पढ़वाता हूं, फिर आप हमको एक्सप्लेन करके बताइएगा। पढ़िए पढ़िए, फिर एक्सप्लेन कीजिए आप हमको जल्दी, मैं पानी पी का रहा हूं तब तक।
करेक्ट, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल रेफर टू इट्स लोकेशन in the space at a certain moment of time. It is concerned with the question, where is the particle at a particular moment of time, है ना? तो पोजीशन निकालने के लिए हमें पहले क्या लेना पड़ता है? रेफरेंस फ्रेम लेना पड़ता है। किसके रेफरेंस में? अगर इसके रेफरेंस की बात करते हो तो हमारे पास, मान लो ये हमारे पास क्या है, वो जो था ना पबजी वाला, पबजी है ना, पबजी वाला, इसके रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन ये हो गया। अगर मान लो कोई बच्चा कहेगा नहीं मैं इसको लूंगा, इसके रेस्पेक्ट में पोजीशन ये हो गया। किसी पर्टिकुलर टाइम पे, है ना, किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर किसी एक रेफरेंस की बात करते हो तो उसका एक ही लोकेशन हो सकता है, एक ही पोजीशन हो सकता है किसी पर्टिकुलर टाइम पे। मान लो प्लेन ही है, ये उड़ रहा, तो टी इज टू किसी टाइम पे टी इज टू T1 पे यहां पे है, तो T2 पे हो सकता है किसी टाइम पे यहां पे होगा, टी इज T2 पे, है ना। पोजीशन चेंज हो गया किसी के रेस्पेक्ट में, किसी को अपने ओरिजिन लिया है ना, किसी के रेस्पेक्ट में उसका पोजीशन। तो पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी, पोजीशन वेक्टर होता है जिसके रेस्पेक्ट में। तो पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं? तो ये हमारे पास जहां से तुम स्टडी कर रहे हो उसके मोशन का किसी के रेस्पेक्ट में स्टडी करो, जिसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या? इट इज द पॉइंट फ्रॉम विच एन ऑब्जर्वर स्टडी द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब मोशन में क्या होता है? मोशन में वही काइनेमेटिक्स वाली बात आती है, क्या उसका पोजीशन आ गया, वेलोसिटी आ गया, एक्सीलरेशन आ गया, यही सब आता है ना। तो वही इसका पोजीशन से रिस्पेक्ट नहीं, ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। जहां पे बॉडी है उसका हेड हो जाएगा, जहां से स्टडी करो उसका टेल हो जाएगा, वेक्टर का टेल हो जाएगा। ये पोजीशन वेक्टर हो गया और ये इसका पोजीशन हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर सकता है। जैसे कोई मूविंग कार है ना, मूविंग कार है। अब मान लो डैड तुम्हारे गए, मान लो कहीं बिरयानी लाने गए, है ना, भूख लगी है, तुमको कहा डैड बिरयानी ला दो, गाड़ी उठाए चल पड़े, फोन के डैड कहाँ पहुंचे? तो यहाँ पे से बेटा यहाँ से सेक्टर 5 में अभी जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, फिर थोड़ी बाद अभी कहाँ पहुंचे डैड? अभी यहाँ पहुंच रहे हैं। तो लोकेशन रेफरेंस के रेस्पेक्ट में, तुम्हारे रेस्पेक्ट में बताते हैं। अगर कुछ नहीं होता, कोई जगह नहीं होता आसपास के इलाके में, तो क्या बोलते हैं? अच्छा घर से 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे भी है, तो बस ईस्ट या नॉर्थ या वेस्ट जो भी बताते, है ना। फिर बोलते नहीं अभी 7 किलोमीटर डिस्टेंस पे हैं घर से, इतना किलोमीटर डिस्टेंस पे टुवर्ड्स ईस्ट है या टुवर्ड्स वेस्ट है या ईस्ट ऑफ नॉर्थ या 60 डिग्री, जो भी है लोकेशन बताते हैं अपना, बताते हैं ना, है ना। लोकेशन आईडी कहता है ना, जिससे मोबाइल ट्रैकर क्या होता है? लोकेशन बताता है, इस लोकेशन पे है, तो तुम्हारे रेस्पेक्ट में वो लोकेशन फिक्स करता है ना। मीन्स उस जगह पे, चूंकि बहुत सारे घर हैं, बहुत सारे लोकेशन यहाँ पे नोमेनक्लेचर कर चुके हैं, उसके रेस्पेक्ट में बताएगा। अच्छा जनकपुरी में है, जनकपुरी में कहाँ पे है? तो C5 में, C5 में कहाँ पे? यहाँ पे है ना। तो वो लोकेशन बताता है, वही पोजीशन है। किसी पर टाइम पे अगर मूविंग है तो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट सा लोकेशन बदल जाएगा। तो वही कह रहा कि पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल रेफर्स टू द लोकेशन इन द स्पेस एट अ सर्टेन मोमेंट ऑफ टाइम, ठीक है। वही है, कहाँ पे है लोकेटेड, वो पोजीशन हो गया उसका, ठीक है। हाँ, अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट क्या? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? एक बच्चा बताएगा, पढ़ो। द चेंज द पोजीशन ऑफ मूविंग बॉडी, द चेंज इन द पोजीशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ऑब्वियसली कि देखिए ना, अभी हमने कहा था ना, ये हमारे पास मान लो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। सपोज करो ये पार्टिकल पहले यहां पे था, ये हमारे पास R1 इनिशियल वेक्टर है, RI इनिशियल वेक्टर है ना, और फाइनली पार्टिकल पहुंच गया यहां पे। इसका पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ये हो गया RF इज द फाइनल पोजीशन वेक्टर। T इज इक्वल टू T पे, मान लो T इज इक्वल टू 0 पे हमने कहा यहाँ पे, T इज इक्वल टू T पे हमने कहा यहाँ पे, यहाँ T इज इक्वल टू T पे यहाँ पे। ओरिजिन किसी के रेस्पेक्ट में, दिस इज माय ओरिजिन, मान लो यहाँ से, ठीक है। तो इसका चेंज इन पोजीशन क्या होगा? चेंज मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज इन पोजीशन क्या कर रहा? चेंज इन पोजीशन मतलब, चेंज का मतलब क्या होता है? फाइनल। जैसे तेरा हाइट में कितना चेंज हुआ? फाइनल हाइट माइनस इनिशियल हाइट, है ना, है ना। जैसे प्रकृति मिश्रा का हाइट आज से 3 साल पहले 6 फीट था, अब हो गई 4 फीट की, तो 2 फीट क्या हो गया? घट गया इसका। हाँ प्रकृति ऐसा हुआ, अच्छा बढ़ गया, हम उल्टा बोल दिए, हमको लगा पहाड़ पर तुम्हारे पिता इतना ने दौड़ा, इतना ने दौड़ा कि छोटी हो गई, तुम घिस गई। नहीं, अच्छा चेंज मतलब क्या होता है? सो चेंज किसी भी चीज में, चेंज का मतलब क्या होता है? चेंज मतलब चेंज इक्वल टू फाइनल माइनस
माइनस इनिशियल, तो चेंज इन पोजीशन, तो चेंज इन पोजीशन मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, पोजीशन वेक्टर किसी के रेस्पेक्ट में, जिसको हम ओरिजिन मान रहे हैं, इसको हमने ओरिजिन माना, इसको हमने ओरिजिन, इसके रेस्पेक्ट में फाइनल पोजीशन ये है, इसके रेस्पेक्ट में इनिशियल पोजीशन ये है। तो चेंज कितना हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्या लिखेंगे हम, सो दिस इज माई चेंज, दिस इज माई चेंज, चेंज को हम लिखेंगे डेल्टा, डेल्टा आर वेक्टर, डेल्टा मतलब चेंज, आर मतलब पोजीशन, ठीक है। तो डेल्टा मतलब चेंज, डेल्टा डिफाइंड चेंज, आर मतलब इन पोजीशन, हाँ ना, इज इक्वल टू कितना होगा, वो होगा आर एफ वेक्टर, सॉरी आर एफ वेक्टर फाइनल पोजीशन माइनस आर आई इनिशियल पोजीशन, ओके, इसको बोलते हैं चेंज, चेंज इन पोजीशन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो चेंज इन पोजीशन क्या है हमारे पास, फाइनल पोजीशन माइनस दोनों के बीच का डिस्टेंस ही हुआ ना, डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलेंगे इसको, डेल्टा आर फाइनल माइनस, देखो स्ट्रेट लाइन है ना डेल्टा आर, ठीक है बच्चा, ओके बच्चा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो अगर आप चाहो तो, आर इनिशियल पोजीशन प्लस चेंज इज इक्वल टू आर फाइनल, ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर क्वांटिटी है ये, ऐसे भी कर सकते हो। सो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, सो वही है डिस्प्लेसमेंट, क्या है, मूविंग ऑब्जेक्ट नोन एज डिस्प्लेसमेंट, है ना, क्लियर है। ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, ऐसे भी समझते हो, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, वही है ना, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर, देखो होता है ना, देखो ना, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इनिशियल वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर, ऐसे वेक्टर्स भी कर सकते हो, इनिशियल प्लस चेंज, जिससे मान लो प्रकृति मिश्रा का पहले हाइट था से 2 साल पहले इसका मान लो कि 5 फीट की थी, अब इसका हाइट हो गया 8, अब 0.8 इंच, 8 इंच बढ़ गया, तो 5 फीट 8 इंच की हो गई ना, तो पहले था 5 फीट, अब 8 इंच उसमें जुड़ गया, तो फाइनल हाइट हो गया उसका, है ना, क्लियर है। तो हाइट का चेंज, यहाँ पे पोजीशन चेंज, दिस इज इनिशियल पोजीशन आर आई, इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये आर है फाइनल पोजीशन वेक्टर, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया ये, क्योंकि फाइनल ये है और इनिशियल यहाँ से घर से चला था, मान लो ये घर का ये है, इसके रेस्पेक्ट में इसका फाइनल पोजीशन है, इसके रेस्पेक्ट में इनिशियल पोजीशन है, तो चेंज हमारे पास ये हो गया, ठीक है बच्चा। ये चीज समझ में आया सारे बच्चे को, हाँ। तो वही कहता है कि चेंज इन पोजीशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ, है ना, इट इज वेक्टर ज्वाइनिंग द इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल टू इज फाइनल पोजीशन, ऑब्वियस बात है, वही बनाया ना हम लोग। इसका मीनिंग, इसको देखो, ये डायग्रामेटिक हमने ट्रांसलेट कर दिया, इसको ये लैंग्वेज में लिखा हुआ, इसको हमने डायग्राम में ट्रांसलेट कर दिया है। सो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, इसको एग्जाम्पल भी आपके पास हो गया और आपका हो गया वो डेफिनेशन हो गया आपका, इस डेफिनेशन का डायग्रामेटिक ट्रांसलेशन हो गया लैंग्वेज का। ये समझ में आ गया, किसी बच्चे को दिक्कत है, हेलो, पक्का, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डिस्टेंस की, बात करते हैं, व्हाट इज डिस्टेंस, बोलो। हाँ, मतलब डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है, इट इज द पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ मतलब समझते हो ना, रास्ते की लंबाई, जिस रास्ते से चलो घूम फिर करके चले हो, वो रास्ते की लंबाई है। मान लो तेरे पास ये घर है और ये तेरा था पबजी था, है ना, अब ये तेरा घर है, अब एक आदमी तो ऐसे जाता, एक कहेगा कि नहीं मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं ऐसे गया और यहीं पे आ जाता, गया और आ गया। एक आदमी कहा नहीं मैं ऐसे गया और ऐसे आ गया। अब बताओ कि डिस्प्लेसमेंट, ये इनिशियल पोजीशन यही है, मान लो हमने एक कोऑर्डिनेट ले लिया, इनिशियल पोजीशन से आई है, यहां से घर से गया पबजी, वहां पबजी खेल कर आया, है ना, और फिर आ गया यहीं पे, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ जल्दी बताओ। हाँ, इनिशियल पोजीशन भी वही है, फाइनल पोजीशन भी वही है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया हमारा, 0। डिस्टेंस क्या, डिस्टेंस पोजीशन, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन है, वो पाथ की लंबाई है, पाथ लेंथ। मान लो यहां से यहां तक 2 मीटर है,
अब फिर सॉरी मान लो 200 मीटर है, अब फिर लौटा इधर भी 200 मीटर, तो 400 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, पाथ की लंबाई। अब मान लो इधर से इधर गया, मान लो ये हमारे पास 300 मीटर है, 300 मीटर, और फिर मान लो यहां से भी 300 मीटर है, तो कितना हो गया 300 प्लस 300, 600 पाथ की लंबाई है ना। क्लियर है। नाउ एक क्वेश्चन हमने पहले भी पूछा था, फिर से पूछूंगा आज मैं आपको, बोलो कौन बच्चा बताएगा? अंजलि बताएगी। अंजलि बेटा, अंजलि, अंजलि चलो एक काम कर, मान ले ये तेरा घर है और तू बेगूसराय में पैदा हुई है, मान लो किसी हॉस्पिटल में पैदा हुई होगी, ये तेरा हॉस्पिटल है जहां तू पैदा हुई, ये तेरा घर है ना। अब बता, तेरा हॉस्पिटल से घर का डिस्टेंस मान लो 3 किलोमीटर है, सपोज करो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब तुमको कहेगा कि जब से पैदा हुई और अभी तक में तू कितना डिस्टेंस ट्रेवल की, बता सकती है? 15 साल पहले यहां पे 15 ईयर बिफोर यहां पे पैदा हुई थी और अभी यहां पे, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल की? जब से पैदा हुई है और अभी तक में कितना डिस्टेंस ट्रेवल की है, बता सकते हो? नहीं बता सकते, नहीं बता ही नहीं सकते। हाँ एक चीज बता सकते हो, क्या? डिस्प्लेसमेंट। कि जब ये पैदा हुई थी हमने कहा T0 पे बच्ची यहां पे थी, 15 साल पहले को T0 ले लिया, अभी T0 15 साल बाद यहां पे आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट तो यही हुआ ना इसका। ये डिस्प्लेसमेंट हुआ 3 किलोमीटर से डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, तो डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो। लेकिन जब पैदा हुई तो मम्मी को गोद में भी कहीं जाती होगी, कहीं घूमने, मम्मी सिनेमा में गई तो उसको गोद में लेकर बैठी हुई है, सिनेमा देख रही है आराम से, कहीं खाना खाने भी गई तो है ना गोद में लेकर रखी हो, फिर रेंगना शुरू की होगी, फिर चलना शुरू की होगी, दौड़ती होगी, गिरती होगी, फिर चली, है ना, फिर घूमते घर में घूमते घूमते इसे से करके घूमी होगी, तो जितना दूर चली है उसका पाथ लेंथ कितना नापोगे? अरे एक दिन में कितना तुम घर में चले हो, कितना डिस्टेंस चले तो नाप ही नहीं सकते हो तुम, है ना, मानते हो इस बात को? तो डिस्टेंस क्या क्रिस क्रिस बता सकता है? बताओ तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया अभी तक जब से पैदा हुआ? अच्छा नहीं बता सकते, क्या नहीं बता सकते? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस नहीं बता सकते है ना, डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना इजी है, डिस्टेंस बड़ा टफ है, मुश्किल काम है डिस्टेंस निकालना। ठीक है बच्चा। सो डिस्टेंस क्या है? इट इज अ पाथ लेंथ। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? हाँ, तो अगर डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल करते हैं, तो जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, और देखो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, जो डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी, कि कितना चले हो तुम, एडिशन ही होते रहेगा, है ना, मानते हो? तो डिस्टेंस क्या, एक पॉजिटिव क्वांटिटी, ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट जिसको ओरिजिन माने हो उसके रिस्पेक्ट में किधर माने हो, अगर हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस इधर माना, अगर पॉइंट इधर पे है ना, इधर है तो पॉजिटिव इधर हो सकता है, अगर नेगेटिव कोऑर्डिनेट माना तो इधर नेगेटिव हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? बट डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है, ऑलवेज। अभी मैं बताऊंगा आगे। तो डिस्टेंस जो है वो हमेशा बड़ा या बराबर हो सकता है, जिस रास्ते से गया है ना, इसी रास्ते से गया। एक बच्चा पॉइंट ए से बी पे गया, इसी ए से बी पे गया है, तो यहीं से गया, तो डिस्टेंस भी वही हुआ, डिस्प्लेसमेंट भी वही हुआ। बट अगर बच्चा गया, ऐसे सोचो, डिस्टेंस चल भी नहीं किया, चला ही नहीं, तो हो सकता है 0। रिलेटिव टर्म है ना बेटा, डिस्टेंस भी रिलेटिव टर्म है, किसी के रेस्पेक्ट में चला होगा, चल भी नहीं किया। आप गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी चली, गाड़ी के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस निकाल रहे हैं आपका, गाड़ी जिस सीट पे बैठे हो तो वहीं पे हो, चल भी नहीं किया, ऐसा हो सकता है। सब तो रिलेटिव टर्म है ना, कि जो डिस्टेंस हमारा है, डिस्टेंस को अगर डी से डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं, एस,
ऑलवेज ग्रेटर एंड इक्वल टू मोड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता, बट डिस्टेंस पॉजिटिव क्वांटिटी, इसलिए हमने मोड लगा दिया, मोड इसके साथ मोड लगा दिया। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव -3 -4 -5 भी हो सकता, +5 कुछ भी हो सकता। सो ये डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव कैन बी पॉजिटिव, बट डिस्टेंस तो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर है, इसलिए हमने मोड लगा दिया। क्लियर है? सो डिस्टेंस हमारा मिनिमम वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। ठीक है बच्चा? जैसे जैसे मान ले तेरे पास एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ए और बी, डिस्टेंस नेगेटिव होता ही नहीं ना। अरे तुम चल रहे हो ना, तो तुम तो एडिशन ही होगा ना उसमें। पहले 0 पे थे, थोड़ा अभी चले, तो कितना लेंथ ट्रेवल, लेंथ पाथ लेंथ है, दिस इज लेंथ, दिस इज पाथ लेंथ, लेंथ नेगेटिव थोड़ा होता है। ओके, वो एडिशन ही होते रहेगा ना हमारा। बट ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, वो तो डायरेक्शन, वेक्टर में डायरेक्शन होता है, तो नेगेटिव हो सकता, पॉजिटिव हो सकता। क्लियर है? सो अगर ये दिस इज, इसको हमने कहा दिया डिस्टेंस, और स्मॉल डी को हमने डिस्प्लेसमेंट से रिप्लेस किया, डिनोट किया डिस्प्लेसमेंट। ओके बच्चा? सो मान ले हमारे पास कोई पार्टिकल ऐसे चला, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा ए से बी के तरफ का, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेज, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा डी हो गया। और ये जो पाथ लेंथ है ये हमारा एस हो गया। ये पाथ लेंथ जो रेड वाला है वो हमारा एस है, वो डिस्टेंस लेवल है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये शॉर्टेज डिस्टेंस, ये डी है। तो ऑब्वियसली इसकी लंबाई तो ज्यादा है ना इससे, डी से, और अगर इसी लाइन से चलता तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो जाता। ठीक है बच्चा? सो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है ना, मान लो हमने इसको कोऑर्डिनेट ले लिया, ये एक्सिस लिया, दिस माय इनिशियल लोकेशन, दिस माय फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन, यही है ना, दिस माय इनिशियल पोजीशन, ये हमारा फाइनल पोजीशन है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा यही है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। वो पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव किया है ना, ऐसे ऐसे मूव करता, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और अगर ऐसे जाता, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल और फाइनल के बीच का, ये ना, ये हमारा इनिशियल वेक्टर है और ये हमारा फाइनल वेक्टर है ना, ये हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डी वेक्टर का दो, डी वेक्टर। सो कह दो आर आई वेक्टर प्लस डी वेक्टर इज इक्वल टू आर एफ वेक्टर। सो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आर एफ वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट हमारा ये हो गया, और डिस्टेंस हमारे पास ये हो जाएगा। सो डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा या बराबर हो सकता, अगर इसी लाइन पे वो भी जाता तो बोलता कि नहीं मैं वैसे ही चलूंगा, वो कहेगा मैं वैसे ही चलूंगा, तब बोले चल वो ऐसे ही चलता, ऐसे ही चलता, ये भी ऐसे ही चलता, तब तो ठीक है भाई, तो डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाता है। तो डिस्टेंस का मिनिमम लेंथ ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, मिनिमम, नहीं तो उससे बड़ा भी हो सकता। तभी हमने कहा ग्रेटर और इक्वल टू कब होगा, जब उसी रास्ते से वो भी चला गया। ठीक है, ये बात समझ में आई? The length of the actual path traveled by a particle during a given time interval is called distance, है ना? The distance traveled is a scalar quantity, obvious बात है, which is quite different from displacement, बता चुका हूं। In general, the distance traveled between 2 points may or may not be equal to the magnitude. Okay? 2 points may not be equal to the magnitude of this, है ना, यहां से मे और मे नॉट भी होना चाहिए था, सेंटेंस ही करना। इन जनरल द डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन 2 पॉइंट्स मे और मे नॉट बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हम लिख चुके हैं ना, यहां पे क्या लिखे, एस ग्रेटर इक्वल टू मोड ऑफ डी, ये ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो वेक्टर लगा दो। चलो ये समझ में आ गया, आगे बढ़े। चलिए अब इसको देखिए, मान लो ये आपके पास है, ये पार्टिकल का नाम मैं रख देता हूं कुछ और इसका कुछ और नाम रख देता हूं। मान लो इसका नाम रख देते हैं त्यागी, ठीक है, त्यागी टेक्स्ट दिस, और दूसरा रख देते हैं
आयुष सिंह, त्यागी takes path 1 straight line to go from P to Q and Ayush Singh take path 2 semicircle. दूसरा कहता find the distance travel by त्यागी. And Ayush Singh, जल्दी बताओ. चल त्यागी अपना बताओ, त्यागी कितना डिस्टेंस, त्यागी कौन सा है, स्ट्रेट पाथ ट्रेवल किया P to Q है ना, तो तेरा कितना होगा 2R, यहां पे दिया वही क्या है 100 मीटर. आयुष सिंह आंसर बताओ. अरे पाई आर, पाई मतलब पाई, आर कितना है 50 हो जाएगा ना, इंटू 50 मीटर है ना. सो दिस इज इक्वल टू 50 पाई मीटर. पाई कितना होता है 22/7 मीन्स 3.14. सो दिस इज इक्वल टू 50 इंटू 3.14 मीटर. जल्दी बताओ. बोलो ना. 157 मीटर है ना, क्लियर है. सो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय त्यागी और दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय आयुष सिंह. क्लियर है. पाथ लेंथ की बात करेंगे, ठीक है बच्चा. नेक्स्ट ये हो गया फिर से त्यागी. नहीं, नाम चेंज करते हैं यहां पे. अब इसका नाम रख दो अंजलि. और कौन है, और इसका नाम रख दो प्रकृति मिश्रा. अंजलि और प्रकृति मिश्रा, ये अंजलि और ये रख लो प्रकृति मिश्रा. चल बता कैसे क्या कर रहा. फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ गौतम एंड पीएम. द डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता. डिस्टेंस पाथ लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दोनों को मिला दो स्ट्रेट लाइन, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा. क्लियर है, क्लियर है बच्चा. किसी को डाउट है इसमें, पक्का. तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया.